So yesterday we talked about Sigmund Freud, and we will continue with that and move on. Okay, let's start. So यहाँ से शुरू करना है हमने dreams and the unconscious. So we talked about Oedipus complex yesterday. We talked about the interpretation of dreams, the works that he has written, and I hope that you've all watched the class that I had sent you on Sigmund Freud. तो वहाँ पे आपको और भी चीजें होंगी उसमें डाली हुई. Dreams. What does Freud has to say about dreams? So we saw that for Freud, the way to the unconscious, one of the ways to the unconscious is through dreams. Good morning, Simran. तो फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किया है ड्रीम्स को एज द रॉयल रोड. कोई ऐसा वैसा रोड नहीं, एकदम रॉयल रोड है ये अनकॉन्शियस तक पहुंचने का. arguing that dreams provide us with the best understanding of the repressed desires in us. तो हमने कल बात की कि रिप्रेशन क्या है, रिप्रेस्ड डिजायर्स क्या हैं, और उन डिजायर्स तक पहुंचने का, उन डिजायर्स को समझने का एक जरिया है ड्रीम्स, राइट? बिकॉज द अनकॉन्शियस इज प्रिसाइसली दैट. द अनकॉन्शियस direct access to it and its content is impossible. डायरेक्टली पता नहीं चल सकता. अब ड्रीम्स जो है, एज आई सेड yesterday, कि यार ड्रीम्स में भी पता कहाँ चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं. कभी हम उसको रिवाइज कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है. तो डायरेक्ट एक्सेस, अगर हमें लगे कि जी मैं सुबह उठूं, मैं अपने ड्रीम को बस याद रखना है मुझे, तो मैं अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स तक पहुंच जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि जो ड्रीम्स है आती हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आती हैं, उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है. So however it emerges when the conscious is shut down as during sleep. So Freud argued that during that sleep there was no danger of the unconscious desires being put into action or articulation. Conscious mind में तो हमें डर रहता है ना कि हमारी वो unconscious desires ऊपर ना आ जाए, लेकिन जब हम सो गए हैं तो वो डर बैठ जाता है, खत्म हो जाता है, और तब unconscious desires घूमना शुरू करती हैं. They find a measure of fulfillment when they express themselves as dreams. तभी तो हमें कभी कभी मजा आता है, कितना अच्छा ड्रीम देखा था आज. कई बार तो ऐसा लगता है कि ड्रीम जो है एकदम रियल लग रहा था आज. The dream may not be a direct expression of the repressed desire. In fact, Freud argues that the dream is a state of tension between the power of the impulse or instinctual desire and the power of the repressing force. तो फ्रॉइड ने क्या आर्ग्यू किया कि जो ड्रीम है वो एक बीच का टेंशन जैसा है. बिटवीन व्हाट? एक साइड हमारा है इम्पल्स, या जो हमारा डिजायर है अंदर का, और दूसरी तरफ जो रिप्रेसिंग फोर्स है. एक तरफ वो डिजायर बाहर आना चाहता है, दूसरी तरफ वो रिप्रेस होना चाहता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको रिप्रेस करना चाहता है. तो इस टेंशन के बीच में कहीं ड्रीम फंस जाता है. तो ड्रीम्स जो हैं दे आर कोड्स presenting themselves as complex images so that the repressing force is bypassed. तो कोड्स की तरह आते हैं ड्रीम्स, और हमें कॉम्प्लेक्स इमेजेस दिखाई देती हैं. जैसे कि कभी आपने सोचा है, जैसे मैं आपको कल बता रही थी ना कि मेरे को बड़े अजीब अजीब ड्रीम्स आते थे एक टाइम पे अपनी लाइफ में. सो एक टाइम आया, एक फेज आया लाइफ का, जिसमें आई वॉज ऑलवेज रनिंग इन माई ड्रीम्स. अब फ्रॉइड तो कहेंगे यू आर एन एस्केपिस्ट, यू वर एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग. आई वॉज लिटरली एवरी डे आई वॉज रनिंग. कभी मैं किसी से भाग रही हूँ, कभी मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं. एक बार तो आई एम रनिंग, मेरे पीछे कोई पोस्टमैन भाग रहा है, उसके पीछे कोई और भाग रहा है, मतलब इस तरह के. अभी रनिंग इज लाइक अ कोड, इट्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स इमेजेस, गुड मॉर्निंग रजत, कॉम्प्लेक्स इमेजेस की फॉर्म में ड्रीम्स आते हैं. अब फ्रॉइड कहते हैं कि अगर आपको ड्रीम्स में अपराइट चीजें दिखाई दे रही हैं,
जैसे आपको टावर दिखाई दे रहा है या कोई भी अपराइट चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब वो व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? द अपराइट थिंग्स, दे रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. So this is how dreams are in codes and they are to be interpreted. So they are distorted expressions of desire that have to be decoded by the analyst. अब हमारे घर वाले एनालिस्ट्स नहीं. गुड मॉर्निंग सत्या. हमारे घर में सबके घरों में एनालिस्ट्स होते हैं. स्पेशली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या थे, वो बहुत बड़े एनालिस्ट्स होते थे हमारे ड्रीम्स के. अच्छा, आज ड्रीम में सांप आया है, शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाया हो. ड्रीम को एनालाइज कर दिया पूरा. कुछ और भी होता था. अच्छा, ड्रीम में डॉग्स नजर आए हैं, आज काले कुत्ते को जरूर रोटी खिलाना. यू मस्ट हैव ऑल हर्ड ऑल ऑफ दिस, राइट? बट फ्रॉइड कहते हैं हमें प्रॉपर एनालिस्ट की जरूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजायर्स एंड प्रोहिबिशंस. अच्छा, आया था इस बार. व्हाई डोंट आई रिमेम्बर. ओके. So what desires and prohibitions exist in person's unconscious? So dreams are therefore the expression of a repressed desire. They show us the unconscious. So Freud के लिए, and this is the link to psychoanalytic criticism, dreams are a language. क्योंकि अब फ्रॉइड क्या कर रहे थे? लैंग्वेज और अनकॉन्शियस के बीच में क्या कह रही थी मैं? फ्रॉइड जो है एक लिंक ढूंढ रहे थे. यस, टावर एज फैलिक सिंबल्स, करेक्ट. तो वो लिंक भी ढूंढ रहे थे. वैसे भी अब इनको एक लिंक मिला, ड्रीम्स. तो ये कह रहे हैं ड्रीम्स भी एक तरह की लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ द अनकॉन्शियस. और हमें अनकॉन्शियस की ही लैंग्वेज ढूंढनी है. रिप्रेस्ड डिजायर्स की लैंग्वेज ड्रीम्स है, और इसको इन्होंने टर्म दिया है, प्लीज नोट, ड्रीम वर्क. And in the mechanism of dreams, it is the mechanism of, मतलब इससे काम चलता है पूरा ड्रीम्स का. So the dream work has two central dimensions. Please note, number one is latent dream content, number two is manifest dream content. ठीक. ड्रीम वर्क क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ द ड्रीम्स. और ड्रीम वर्क के दो डायमेंशंस होते हैं. एक होता है लेटेंट ड्रीम कंटेंट, दूसरा होता है मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट. लेटेंट ड्रीम क्या है? जो एक्चुअली आपका ड्रीम है. नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दिया. जो एक्चुअली आपके अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, जो बाहर आना चाहती हैं, वो है लेटेंट ड्रीम कंटेंट. ड्रीम का कंटेंट तो समझ में आ रहा है आपको. ये ड्रीम का कंटेंट है. किस तरह का कंटेंट है? जो एक्चुअल हमारा अनकॉन्शियस डिजायर्स है. So it is the actual content of the unconscious that seeks expression. The expression of the content in the form of images or events is one's dream, is the manifest dream content. लेकिन होता क्या है? ठीक है, एक तो कंटेंट है XYZ, आपका ड्रीम, आपका रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं XYZ जो बाहर आना चाहती हैं. तो XYZ हो गया लेटेंट ड्रीम कंटेंट. लेकिन अब वो XYZ एग्जैक्टली हमारे ड्रीम में नहीं आती. वो तोड़ मरोड़ के AX BY CZ करके इमेजेस के फॉर्म में हमारे ड्रीम में आती हैं. तो वो जो नया फॉर्म बना AX वाला, वो हमारा मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट है, जिस तरह से वो मैनिफेस्ट हुई हमारे ड्रीम में. So the expression of the content in the form of images or events हमारे ड्रीम में is manifest dream content. Clear? अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लेटेंट ड्रीम कंटेंट है, मतलब जो एक्चुअल डिजायर्स हैं जिनको हमें समझना है, वो क्लियरली विजिबल नहीं होती मैनिफेस्ट ड्रीम में. The latent dream content is concealed inside complex structures and codes. And this content can be revealed only through a thorough analysis of the manifest dream. Manifest dream को आप एनालाइज करोगे अच्छे से, तब जाके कहीं ना कहीं रिवील होगा कि कंटेंट असली क्या था. तो फ्रॉइड आर्ग्यू करते हैं that the latent dream content undergoes 4 processes हैं या 4 stages हैं जिस ड्रीम वर्क के.
before it expresses itself in the manifest dream. कि लेटेंट ड्रीम क्या-क्या इमेज क्या-क्या प्रोसेसेस से गुजरता है और फिर जाके वो एक इमेज की फॉर्म में हमें दिखता है, मैनिफेस्ट ड्रीम बनता है। सबसे पहला है कंडेंसेशन। The manifest dream does not capture the full extent of the latent content. The latent content is condensed in the manifest dream. Several elements are superimposed on each other to produce a complex image in the manifest dream. A situation may be expressed as a symbol, a traumatic situation may be expressed as a face or person, a whole series of events may be expressed as only one particular symbol. The task is to unravel each element so that the full extent of the latent dream is revealed. Condensation. क्या होता है condensation exactly? Do you remember? Hmm? गैस से जब वो लिक्विड में बनता है। अभी यहाँ पे समझ लो कि क्या होता है, बहुत हमारे बहुत सारी जो हमारी डिज़ायर्स हैं या इमोशंस हैं, जिनको हमने रिप्रेस कर दिया है, वो एक-दूसरे के ऊपर चढ़ चुकी हैं अब। और इस तरह से वो बहुत सारे थॉट्स, इमोशंस एक सिंगल इमेज में आता है बाहर, कंडेंस होके। वो है कंडेंसेशन यहाँ पे, ड्रीम वर्क में। ठीक है? हो सकता है कि आपको एक सिचुएशन है, आपके साथ हुई, which needs to be expressed, लेकिन आप उस सिचुएशन को एक सिंबल में देख लोगे। या आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, हो सकता है उस ट्रॉमा का एक फेस बन के आपके ड्रीम में आ जाए। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि यार आज मैंने किसी को देखा ड्रीम में और उस इंसान को मैंने आज तक अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा है। या फिर ऐसा मेरे साथ हुआ है कि आज मैं कोई गाना गा रही थी ड्रीम में जो मैंने आज तक सुना ही नहीं है किसी और ही लैंग्वेज में। इन एंड आई वाज़ शॉक्ड कि मैं ये कौन-सी लैंग्वेज में गाना गा रही थी आज अपने सपने में। एक पूरा सीरीज़ हो सकता है वो एक एक पर्टिकुलर सिंबल में आ जाए। सॉरी। तो टास्क क्या है? एक सिंबल से को डिकंस्ट्रक्ट करना है। एक एक उसका अनरैवल करना है एलिमेंट टू अंडरस्टैंड कि लेटेंट ड्रीम क्या था। दूसरा प्रोसेस है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है? लेटेंट ड्रीम कंटेंट वर्क्स एज एसोसिएशन एंड देन इज एक्सप्रेस्ड इन कॉम्प्लेक्स इमेजेस। मतलब अ, आपको आज दिन भर में आपको बहुत गुस्सा आया किसी के ऊपर, ठीक है? मतलब आपको मन कर रहा है कि या तो मैं इसको पीट दूँ या कुछ कर दूँ, लेकिन आप कर नहीं पाए, ठीक है? तो अब ड्रीम में आप देखोगे कि आप जिम में हो, आप जिम कर रहे हो आज। अब आपने ड्रीम में क्या किया? आपने अपना एंगर डिस्प्लेस कर दिया किसी और चीज़ में। तो फ्रॉइड गेव अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल सिल्विया प्लाथ की पोएम आपने पढ़ी है अगर, डैडी, जिसमें वी सी द इमेज ऑफ अ नाज़ी ऑफिसर, सोल्जर। As we proceed through the poem, we realize that the Nazi soldier is a version of her father. तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट चल रहा है. डिस्प्लेसमेंट वर्क्स थ्रू एसोसिएशन एंड हियर एन अथॉरिटेरियन फादर इज एसोसिएटेड विद एन अथॉरिटेरियन नाजी ऑफिसर. अथॉरिटेरियन दोनों में सेम है. वन स्टैंड्स इन फॉर द अदर व्हेन द पावर एंड वन इज डिस्प्लेस्ड ऑन टू अनदर. As we can see, there is a sense of association and contiguity here. तीसरा आता है representation या representability. तो अब क्या होता है ड्रीम में? जैसे मैंने आपको बताया कि आप हर एक चीज किसी ना किसी चीज का सिंबल होगा. जैसे अपराइट स्टैचर कोई आप देख रहे हो, अपराइट चीजें देख रहे हो, तो वो फैलिक सिंबल्स होंगी. So the language of the dream often uses complex images so that no basis is in reality. Freud argued that the latent dream content took recourse to a strange language or images where there is no rational connection of them.
ऐसा भी हो सकता है कि कोई कनेक्शन ही ना हो। तो many of these may borrow from cultural contexts, and the dreamer may not even be aware of them. Dreams acquire a language of representation in which contradictory elements may coexist. Phallic symbols in dreams, upright objects like towers, poles, spires, are representations of male organ and constitute a language where, even though there is no logical or rational connection between the two, कि male organ और tower, सिर्फ ये एक connection है. There is no logical connection between the two. The dream organizes them into one image. So Freud's emphasis on such sexual images often led to accusations about excessive focus on the carnal कि भाई यहाँ पे भी आप वहीं पहुंच गए. But एक मैं आपको बात बताती हूँ. एक we knew somebody and she was recalling her dreams ऐसे ही. And she did say कि आज मुझे बहुत वियर्ड ड्रीम आया. उसने कहा मुझे ऐसे 4 ऐसे पोल्स नज़र आए. आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली ऑनेस्टली कि उसने क्या एग्ज़ैक्टली बताया था. मैं 3rd 4th रिविज़न दे रही हूँ. बट to say that this is completely wrong, I would say no. Because I have heard an experience like that कि मुझे ड्रीम में ऐसे 4 पोल्स नज़र आए और हम पता नहीं वो और I don't know who else were on the top of that pole, and it was a very vulgar kind of a dream that she said. And ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ हो रहा है ड्रीम में, but then this reminded me of that. हो सकता है ऐसा, अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हो ऐसी चीजों को, तो here Freud might have been right also. Not every time, of course, but maybe sometime. And final, last phase is secondary revision. जब हम सुबह उठ के अपने ही ड्रीम को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और रिवाइज कर देते हैं, समझ में आता नहीं यार इसके बाद क्या हुआ था, याद नहीं, तो हम अपने आप से एक कड़ी बना देते हैं उसको जोड़ने की. इमेजेस हमें याद रहती हैं और हम इमेजेस को जोड़ने के लिए अपने आप से कहानी भी बना देते हैं. कभी-कभी अनकॉन्शियसली हम कहानी बना देते हैं. फिर क्या होता है, फिर यहाँ तक मैंने ड्रीम बताया अपना सुबह उठ के, इसके बाद मैं बोलती हूँ मैं भूल गई, आगे क्या हुआ था, आई डोंट रिमेंबर. अब ये कहते हैं कि ऐसा तब होता है कभी-कभी जब आपने आगे कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो टैबू है, जो कॉन्शियस माइंड में नहीं आना चाहती, इसीलिए आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन कर देता है. वो कहता है मुझे याद ही नहीं है कुछ कि मेरे ड्रीम में क्या आया था. So the dreamer himself or herself interprets the dream but revises it in the process. This process is accompanied by a certain amount of censorship where the dreamer ignores or forgets. So censorship laga diya. All the elements of the dream, the conscious mind organizes the elements of the dream into recognizable and acceptable themes images and ignores the rest. जो acceptable है वो बोल दिया. Thus, in addition to the condensation, the displacement, and the representation, all of which disguise latent content by providing complex and often unexplainable images in the manifest dream, we also have revision, जहाँ पे dreamer कुछ uncomfortable aspects को reject कर देता है. So 4 phases of the dream work. At this point, it becomes clear that for Freud, art and dreams are both means of expressing desire. उनके लिए आर्ट, लिटरेचर, ये सब डिजायर के लिए वो पढ़ते होंगे कि मतलब what kind of desire is hidden in that. जब हम रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है कि हम लोग एक पर्टिकुलर जॉनर को देखते हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स दैट वी हैव. वी ऑफन सम ऑफ अस लाइक एक्शन, some of us like romance जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं. तो कभी ये भी होता है कि I would put myself in place of that actress there. यार ये तो मेरी कहानी लग रही है मुझे फुल. मैं उसको देखूंगी पूरा क्योंकि मेरे कोई अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं जो उसमें वहां से पूरे हो रहे हैं उसको देख देख के. बस मैं उसी में मजे ले रही हूँ, खुद तो नहीं वो हो सकता ओरिजिनल लाइफ में, तो वहां से कर लो.
इस तरह से। So art and dreams are mechanisms of avoiding censorship, क्योंकि आप अवॉइड कर सकते हो, आप नहीं बता रहे कि मेरा ये है। जैसे हमने जेकोबियन एज में ड्रामा पढ़ा है, आपने देखा ना किस तरह का ड्रामा है वो, रिवेंज है, इंसेस्ट है, ब्रदर सिस्टर का लव दिखाया हुआ है। सो फ्रॉइड वुड बी, पढ़े होंगे फ्रॉइड ने ऑफ कोर्स वो वर्क्स तो। Art and dream bypass consciousness when they express the repressed. So, in most cases, dreams and art, and Freud uses Da Vinci's Mona Lisa as an example. तो क्या कह रहे हैं? In most cases, dreams and art are expressions of childhood desires and fantasies. कहते हैं ना, जो भी आपके लाइफ में भसड़ मची हुई है वो आपकी चाइल्डहुड की वजह से है. Childhood trauma is actual, is big, and it impacts our life. So these desires have been repressed as taboo, and they find expression only in the art or dreams. So psychoanalytic critics, therefore, adapt this model to read literary texts. अब वो यही मॉडल अपनाते हैं कि अब हमने इस मॉडल से क्रिटिसाइज करना है. अब अगर आपको फर्दर ऑन कोई साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे. Such a method embarks on unraveling a text's themes to discover an unconscious buried in it. This unconscious, what, please note the name and read. Maud Ellman. कौन थी ये? In her introduction to a volume of essays on psychoanalytic criticism terms the textual unconscious. Okay? Maud Ellman, textual unconscious, 1994. इन्होंने कहा ये जो अनकॉन्शियस है, इट कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर्स, एंग्जाइटीज, फियर्स एंड पैरानोयास. जरूरी नहीं है डिजायर्स ही हो, हमारे डर, हमारी एंग्जाइटीज भी हो सकती हैं. So this literary critic's task is, the literary critic's task is therefore to locate this unconscious, and which often takes the form of locating sexual images, sexual codes, and anxieties in the text. Ellman mentions two such overdone explications of literary texts. Please note, Frederick Crew's reading of Joseph Conrad's Heart of Darkness, इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस को एनालाइज किया होगा, और मैरी बोनापार्टेस 1933 रीडिंग ऑफ एडगर एलन पोज द पिट एंड द पेंडुलम. तो बोनापार्टे ने पो को रीड किया. ओवरडन कह रही हैं ये, where the entire analysis unravels sexual themes. सिर्फ सेक्सुअल थीम्स को अनरावल किया है, ignores everything else in them. There is, therefore, some justification in the charge that for psychoanalytic critics there is only the carnal and the sexual. तो ये एक क्रिटिसिज्म है, राइट? हम आते हैं फ्रॉइड ऑन वुमेन. छोटा सा पैराग्राफ है. Freud was notoriously uninterested in women's sexuality because he was looking at man's sexuality. His comments on the subject deal indirectly with the matter, focusing instead on women as sex objects for men. कमेंट्स दिए नहीं है इन्होंने वैसे, लेकिन इनडायरेक्टली निकलवा लिए हैं हमने फ्रॉइड से. तो इनके अकॉर्डिंग women are just sex objects for men. He's just stating the obvious. I mean, we don't have to be angry at Freud for this because Freud was just telling the truth, I think. आप कह दो कि no, 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 women are also individual beings, and you don't believe, the society doesn't really believe in that. सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा काफी. He stated the fact that women were, and it many instances even are, only sex objects for men. In his essays, please note, a special type of choice of object made by men, 1910. दूसरा, on the universal tendency to debasement in the sphere of love, 1912. इन वर्क्स में उन्होंने indirectly बताया है ये. अब in his work on the Oedipus complex, इन्होंने propose किया that as children, the little boy and girl initially
the same sexual history. Same रहता है love towards the mother. With time, they recognize the phallus is what distinguishes the father. Here, the boy acquires castration complex कि मेरे पास भी है, मेरा काट दिया जाएगा. That unless he gives up his love for mother, for his phallus-less mother, his father might castrate him. ठीक है. और दूसरा, and strives to represent the phallus himself कि मैं भी तो हूँ phallus वाला, मैं भी बनूंगा अब ऐसा ही. The girl on the other hand is furious with the mother. उसको गुस्सा आता है अपनी माँ पे. तुम्हारे पास क्यों नहीं है? For lacking phallus. So transfers her love to the father object and strives to have the phallus कि मुझे भी चाहिए. So in the later work, he was to declare that the castration complex of the profoundest importance in the formation alike of character and of neurosis. कि इसी से character बनता भी है और neurosis भी आ सकता है. The girl therefore goes through life suffering from a penis envy and organ inferiority. कि women को inferiority है, पूरी life अब उनको inferiority रहती है इस चीज की, पूरा life वो suffer करती हैं कि मैं आदमी क्यों नहीं हूँ. This argument was to divide the psychoanalytic group into two. अब यहाँ से, क्योंकि अब हद हो गई, यहाँ से दो में divide हो गए psychoanalytics. For many believe that Freud gave too much importance to the castration complex. As to how the girl who sets off to be like her father rather than her mother because the father has a phallus then begins to acquire femininity is something that Freud never really discussed. कि ऐसा क्यों हुआ फिर कि वो लड़की जो अब फादर की तरह बनना चाहती है, उसको phallus चाहिए, फिर उसके अंदर femininity कैसे आने लग जाती है. He puzzled over this process he had expressed in 1933 essay Femininity. ये उसके दिमाग में मतलब अभी भी puzzled रहे होंगे इस process में. लड़कियों को समझना आसान नहीं है, as they all say. ऐसे ही mysterious बना दिया हुआ है ना women को. लड़कियों को समझना आसान नहीं है. क्यों नहीं है आसान? कोशिश नहीं करना चाहते आप लोग. Freud believed that men split women symbolically. Okay, symbolically he's talking कि अगर हम symbolically देखें तो आदमी क्या करता है, women को split करता है दो categories में, या mothers या sisters हैं वो, या फिर वो prostitute है. तो mother और sister you can't have incestuous relationship. और दूसरी category of women वही है who are the objects of sex. अब paradox ये है कि जो mothers और sisters या हैं cannot be sexually desired, though they are supposed to be the kind of women a man should marry, right? So ये बातें आप होंगी कि a man would want a wife just like his mother and a girl would want a husband just like her father. Symbolically, okay, not literally. Not every mother and not every father is good. Sorry to say that. So a male symbolically मतलब वो जो फिगर है एक मदरली फिगर है, वैसा उसको वाइफ चाहिए. अब ये कहते हैं फ्रॉइड, ऐसा भी कहते हैं कि क्यों ऐसा है, बिकॉज रिप्रेस्ड डिजायर की वजह से. क्योंकि बचपन में उन्होंने, एक मेल चाइल्ड ने जो ये मदर के लव को जो रिप्रेस किया होता है एज टैबू, वो कभी जाता नहीं है. फुल लाइफ he says that I cannot have my mother, but I would want my wife to be like my mother. So he keeps on searching. His entire life he searches for another object of sex or object of desire just like his mother. क्वालिटीज ढूंढता है मदरली, मदर जैसी क्वालिटीज ढूंढता है एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड में या अपनी वाइफ में.
while the latter, the prostitutes, are socially unacceptable and are sexually desired. As long as a woman represents the mother, she remains a forbidden Oedipal object choice. The man goes to a woman who is a prostitute to protect the idea of mother's sexual purity. According to Nancy Codero, this argument of Freud's gives us the psychodynamics of a split in Western culture. Men, argued Freud, deny female sexual constitution completely. फीमेल सेक्सुअल कॉन्स्टिट्यूशन को वो डिनाई कर देते हैं. Psychoanalysis, as developed by Freud, believes that a person develops through their sexuality. When it proposes that the unconscious is full of unfulfilled desires and that the unconscious always returns, it is in fact suggesting that our repressed sexual desires play an important role in our lives. उससे हम पर्सनालिटी फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू हिम, या इट अगर पूरी तरह से नहीं वो भी हो रहा तो जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं दे डोंट कंप्लीटली गो अवे, दे कीप अफेक्टिंग अस इन आवर लाइव्स. सो इट इज आल्सो क्लियर दैट फॉर फ्रॉइड एंड साइकोएनालिसिस the male is the center of all discussion and the male is only an adjunct. A similar charge can be made against Lacan में ऐसी बातें की हैं उन्होंने भी. Lacan is coming back to Freud actually, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि स्प्लिट हो गए थे साइको एनालिस्ट्स, तो एक दूसरा ग्रुप बन गया हु वर अगेंस्ट फ्रॉइड. फॉर देम नॉट एवरीथिंग वाज सेक्सुअल, बट देन लकान केम एंड ही वाज रिटर्न टू फ्रॉइड. So Freud anticipated this charge by arguing that psychoanalysis cannot deal with anything other than phallocentric. Please note the term used to describe theories that center around the phallus. सब कुछ पीनस के आसपास या phallus के आसपास, मेल के आसपास, बिकॉज इट्स एनालिसिस इज ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी दैट इज मेल सेंट्रिक. सोसाइटी भी तो मेल सेंट्रिक है, तो हम लोग किसी और चीज को मेल सेंट्रिक क्यों ना रखें. द मदर चाइल्ड रिलेशन और द डेवलपमेंट, मतलब इन्होंने कहने की बात है, वैसे मानने की बात है, एक उस स्टेज में जब बच्चा होता है, मदर चाइल्ड का जो एक रिलेशन है उसको भी इन्होंने कंप्लीटली वो कर दिया, सेक्सुअल कर दिया. The mother-child relation or the development of sexuality cannot be seen without the figure of the father, and hence the significance of the phallus. Following Freud, psychoanalytic criticism क्या करता है? Looks for the images of authority, seeks taboo, repression, sexual basis of repression, images of repression, reorients the literary analysis into looking at submerged images and locates the image at the intersection of repression and expression. इसी में, इस बुक में नहीं है, but I would tell you to go on to read. जब आप आज पढ़ोगे इसको तो डिफेंस में, और ये देखना कि किस ने, जैसे फ्रॉइड की जो बेटी थी एन फ्रॉइड, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म्स पे थ्योरीज दी हैं, एंड और भी बहुत लोग हैं. और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस पे थ्योरीज दी हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स पे. ठीक है, जब आप तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं यूज करती हूँ, ये भी मैं यूज करती हूँ. लेट्स मूव फर्दर. There are variations among psychoanalytic critics. For instance, feminists and queer critics, Shoshana Fellman and Judith Butler, those are important names, who have adapted psychoanalytic modes. They often find problems with Freud's male-centric and heterosexual interpretations. As we have noted, psychoanalytic critics who use Freudian theory generally look for a set of themes. So we shall now explore the different varieties of psychoanalytic criticism. Let's move forward to reader response criticism. Before that, we need to see this particular school, because there are overlaps in reader response criticism and psychology of reception. So reader response criticism begins with the assumption that meanings of texts lie in the reader's experience of the text.
टाइम बच रहा है आप लोगों के पास थोड़ा बहुत? अगर बच रहा है और अगर आपको लगता है कि जान बची है थोड़ी-सी तो अ, एक और बुक को साथ-साथ कवर कर लिया करो, अगर जान बची है। तो अम, बिगिनिंग थ्योरी को आप देख सकते हो, ठीक है? पीटर बैरी। बिगिनिंग थ्योरी पीटर बैरी। हुँ। हुँ? ये वाली जो मैंने खोली है, बिगिनिंग थ्योरी, इट इज़ बाय पीटर बैरी। कंटेंट पेज दिखा रही हूँ आपको। It starts with liberal humanism and then it goes to structuralism, post structuralism, उसी में फिर पोस्ट मॉडर्निज्म इन्होंने अलग चैप्टर बना दिया है। साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म पे अभी हम हैं। तो फ्रॉइड और ये इन्होंने रीडर रिस्पॉन्स को यहाँ नहीं डाला है, ठीक है अभी। इन्होंने उसको अलग कहीं रखा होगा। ये देखो नैरेटोलॉजी हमने पढ़ लिया है। हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा, इन्होंने अलग चैप्टर बनाया हुआ है इसका। I don't know where reader response is, but it is somewhere. इन्होंने यहाँ पे फ्रॉइड, लाकान उसके बाद फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे आ गई है, लेस्बियन गे क्रिटिसिज्म। ऑफ कोर्स यस। देखो पता है क्या है, नया कुछ भी आपको पुरानी बुक्स में कम मिलेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक फॉर द लेटेस्ट एडिशन अगर आपको चाहिए, लेकिन आप पुराना छोड़ के सिर्फ नया नहीं कर सकते, है ना? नया तभी आप करोगे जब आपको सारा अच्छे से पुराना पता हो कि क्या हुआ था। नहीं तो हम सिर्फ मैं आपको ये करा दूँ आज माइनर थ्योरिस्ट्स या फिर लेटेस्ट थ्योरिस्ट्स, कंटेम्परेरी थ्योरिस्ट्स मैं आपको करवा दूँ ओनली, दैट विल नॉट वर्क राइट? अगर बेस नहीं बनेगा, तो कल को एग्ज़ाम में कंटेम्परेरी से नहीं आया, पीछे से आ गया। उसके नेक्स्ट टाइम में पीछे से नहीं आया, कंटेम्परेरी से कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन। बट दे आर गुड बुक्स, दैट इज़ व्हाई आई हैव रिकमेंडेड। और ऑफ कोर्स आपके पास जो भी बुक्स हैं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बुक है जिसमें आपको लगे कि इंक्लूसिव है और भी चीज़ें डाली हुई हैं, उसको पढ़ो आप, राइट? आगे चलें थोड़ा-सा। Okay, reader response criticism begins with the assumption that meanings of texts lie in the reader's experience of the text. ये तो हमने देखा है कि हमें मतलब समझना है टेक्स्ट का, तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया। अब ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस मतलब हमें कितना मजा आया, हमें कितना बेकार लगा, उसके अंदर छुपा हुआ है मीनिंग। तो अ कॉम्पिटेंट रीडर परसीव्स डीपर मीनिंग्स फ्रॉम मेटाफर्स फिगर। अगर आप अच्छे कॉम्पिटेंट रीडर्स हो तो आप मेटाफर्स देखोगे, लैंग्वेज एम्बिग्विटी सब देखोगे। लेकिन हर एक रीडर ऐसा नहीं करता, हर एक रीडर अलग तरह से अप्रोच करता है टेक्स्ट को, राइट? और आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस भी होती है टेक्स्ट से। फिर आप जैसे आपने कोई मूवी देखी, फिर आप बाहर आते हो, आप कहते हो यार सिर्फ लड़ाई थी इस मूवी में, आई डिडंट रियली लाइक इट। आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई, हो सकता है हो गई हो। So every reader approaches a text with certain expectations which might or might not get fulfilled. Readers import their into their reading their personal experiences. हम हर एक इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस डाल देते हैं उस टेक्स्ट में, अपने एक्सपीरियंसेस को डाल देते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको रीड करते हैं, उसका साइकिक स्ट्रक्चर्स एंड देयर अवेयरनेस ऑफ लिटरेरी कन्वेंशंस. So, in a model of reading that is explicitly derived from psychoanalysis, please note the name Norman Holland. Reader response critic हैं. इन्होंने वर्क लिखा The Dynamics of Literary Response, proposed that readers use literary texts to fulfill their fantasies. To begin with, the skilled reader also gives the text meaning by making connections between
all the parts of the text. इन्होंने कहा कि रीडर्स जो हैं लिटरेरी टेक्स्ट्स को यूज करते हैं अपनी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए. तो skilled reader also gives the text meaning by making connections between all the parts of the text. और ये जो connections हैं, they are related to the reader's secret fears and desires. So it is from such deep and fearful roots of our most personal experience that literature gets its power and drive. So literature becomes an enjoyable experience precisely इसीलिए because जो otherwise unacceptable fantasies हैं, desires हैं, अब वो इस टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल फॉर्म ले लेती हैं और अब आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो. So literature transforms our primitive wishes and fears into significance and coherence. And this transformation gives us pleasure. Many of these fears and desires, Holland underscores, are unconscious. With this move, Holland is able to propose that literature appeals to us in some unconscious ways where it caters to those fears. तो हमें literature मतलब मजा आता है क्योंकि हमारे unfulfilled desires पूरी होती है यहाँ पे. एक और वर्क इन्होंने लिखा ये रीडिंग एंड आइडेंटिटी. Expectation is putting the literary work in the sequence of a person's wishes in time. एक और वर्क है 5 रीडर्स रीडिंग. इसमें इन्होंने कहा कि हर एक रीडर का अलग अलग मीनिंग जनरेट होगा क्योंकि अलग अलग 5 रीडर्स हैं आफ्टर ऑल. Every reader has a core identity and that generates a particular kind of reading. इन्होंने लिखा readers respond to literature in terms of their own lifestyle, their own character or personality or identity. Yes. अभी आपने एक वो सीरीज आई है, किसी ने देखी? चिरैया. Does anyone see that? चिरैया. उसमें this character who is not very well educated has given her life completely to her house, does everything and believes that a woman is supposed to do everything in the household, watches this protest of LGBTQ plus and is shocked to see that. Why? Because of her own lifestyle, because of her character, and because of her personality and identity. And once that, I don't know, I've not seen it fully, I've just seen a part of it, but I'm sure it's going to shift in the future. So as her her character is going to shift, her way of seeing things is going to shift. Yes, I felt that beginning, I liked the beginning, so I'm sure it's going to be good. लिखा है, इसको प्लीज रीड कर लेना. इतना ही है इसमें, हॉलैंड में सेम बातें हैं ऑनेस्टली. another reader response critic is Wolfgang Iser. इन्होंने आर्ग्यू किया कि every sentence in a literary work sets up particular expectations. हमने expectations की बात की. ये लिखते हैं the individual sentences not only work together to shade in what is to come, they also form an expectation in this regard. However, if all the reader's expectations are fulfilled in the next sentence, it leaves very little for him or her to do. So we can only accept or reject the thesis forced upon us. What happens with literary texts, argues Iser, is that every sentence offers or opens up a particular horizon. Sentence समझ रहे हो ना, मतलब आप पढ़ रहे हो एक टेक्स्ट को, तो हर एक सेंटेंस जो आ रहा है वो नई एक्सपेक्टेशंस को इजाद कर रहा है, which is then modified, if not completely changed, by succeeding sentences. So these modifications also causes the readers to reflect on what has gone before. It does involves us in the text what Iser terms creative process. ये इनका term है, ठीक है, Iser का creative process. Also, इन्होंने important concepts दिए हैं रिसेप्शन थ्योरी में. Implied reader, okay?
Please note this. Implied reader, given by Wolfgang Iser. Not a real life reader. हमने implied reader के बारे में structuralism में भी पढ़ा था, if you remember. एक textual structure or model designed by the author within the text. It serves as a network of response inviting structures that guides the reader on how to interpret the text. मतलब बीच बीच में कुछ ऐसे structures होंगे जो हमें help करेंगे ये समझने में कि टेक्स्ट कहाँ जा रहा है. तो कुछ network of response inviting structures. It acts as a bridge between the textual structure and the actualizing act of reading. ठीक है. और दूसरा है क्रिएटिव प्रोसेस. क्या है क्रिएटिव प्रोसेस? द लिटरेरी टेक्स्ट एक्टिवेट्स आवर ओन फैकल्टीज. ये कहते हैं जैसे जैसे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं ना वैसे वैसे हमारे दिमाग की जो क्रिएटिव फैकल्टीज होती हैं वो खुलती जाती हैं. हमारी फैकल्टीज जैसे हमारी जो सेंस है पूरी, उससे क्या होता है हम पढ़ते पढ़ते, आपने किया है कभी, आप कोई चीज पढ़ रहे हो या आपको मैं कोई चीज सुना रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ और आपके दिमाग पूरी इमेज बना रहा है उसकी, हुआ है कभी? जैसे एक जंगल था, उस जंगल में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी. उस बूढ़ी औरत ने वहां पे एक कुटिया बनाई हुई थी और एक दिन 4 बच्चे उस कुटिया में पहुंच गए. इमेजिन किया आपने? जंगल, कुटिया, बूढ़ी औरत, 4 बच्चे. तो ये क्या हुआ? ये है क्रिएटिव प्रोसेस. ये आपकी फैकल्टीज खुल गई, enabling us to recreate the world it represents. So either locates meaning in the interaction between the text and reader's imaginative faculties. तो आइजर कहते हैं यहां पे मीनिंग जनरेट होता है. कहां पे? टेक्स्ट और रीडर का जो दिमाग में इमेजिनेशन हुआ उनके इंटरेक्शन पे. हाँ, यस. करते हो ना इमेजिन. मतलब जैसे अगर मैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में सोच रही हूँ और मुझे उनका कोई वर्क ऐसे याद करना है तो मुझे लिटरली टैम्बुलिन दिखाई देते हैं, मुझे डॉक्टर फॉस्टिस दिखाई देते हैं, मुझे मेफिस्टोफिलिस दिखाई देता है. और अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो आपको याद रहेगा, ट्रस्ट में. आपने एक दुनिया बनाई है क्योंकि उनकी एक जैसे फिल्म सेट्स होते हैं ना वैसे ही मेरे दिमाग में ये डॉक्टर फॉस्टिस का अलग सेट है, ये इधर टैम्बुलिन का अलग सेट चल रहा है, इधर मेरा हैमलेट का अलग एक. और जब आप आंखें बंद करके सोचो ना तो मेरे दिमाग में लाइटिंग भी चेंज हो जाती है एज द वर्क चेंजेस. So, however, it is not only the individual reader's mind or psyche. क्या हमारा अकेले का दिमाग या साइकी इनफ है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट? नहीं. क्यों? अब मैं आपको सबको पूछती हूँ, जब मैंने आपको बताया कि बूढ़ी औरत रहती है एक जंगल में, अब मुझे आप बताओ कि आपने उस बूढ़ी औरत को डिस्क्राइब करो अपनी इमेजिनेशन से. एवरीवन गिव मी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने उस बूढ़ी औरत में जिस जैसे आपने इमेजिन किया उस बूढ़ी औरत को. चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? क्या वो बूढ़ी औरत का कॉम्प्लेक्शन डार्क था या वाइट था? सफेद बाल तो इज यूनिवर्सल. आई नो सब ने सफेद बाल, खुले हुए बाल सोचे होंगे. किसी ने ब्रेडेड ब्लैक हेयर सोचे कि साफ सुथरी भी हो सकती है वो जंगल में रह रही है तो. हम सब ने हम सब ने उस तरह की एक औरत सोची होगी जिसके फेस जो है वो बहुत वाइट नहीं होगा, थोड़ी झुर्रियाँ पड़ी होंगी, सफ़ेद बाल होंगे, उसने उसकी हाइट बहुत लंबी नहीं होगी, अ, उसने कपड़े भी डार्क नहीं पहने होंगे आई थिंक, शायद वाइट ही पहने हों। एजिंग, वाइट बाल, ओपन सोचे होंगे। ये क्यों है? तो ये हमारा इंडिविजुअल माइंड तो नहीं काम कर रहा ना,
ये हम सबका कलेक्टिव माइंड काम कर रहा है, देखो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने कहीं न कहीं फेयरी टेल्स में या कोई कहानियों में या टीवी पे इस तरह की बूढ़ी औरत देखी है कहीं न कहीं, और वो हमारे दिमाग ने रजिस्टर कर लिया है, राइट? So meanings are established through a consensus among a group of readers. And this is what Stanley Fish, the third reader response critic, famously called हम लोग सब हैं interpretive communities. हम सब मिलके मीनिंग जनरेट कर रहे हैं. So Fish, for example, does not want to know what the text intends or means. He's interested in what the text does when the reader opens and consumes it. So Stanley Fish is interested in what? कि क्या होता है जब एक रीडर उस टेक्स्ट को खोल रहा है और उसको पढ़ रहा है, उस टाइम पे क्या होता है. Thus the formal, the structural features of the literary work do not exist independent of the reader's use of them. A novel's stylistic features, for example, will work only when the reader is able to play with or interpret them. और अगर ऐसा कोई टेक्स्ट आ जाए जिसको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहोगे मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे नहीं ये पढ़ना. Right? The text, in other words, cannot be taken to exist independent of the reader. A reader, of course, projects apni assumptions, psychological, personal, also cultural and social, onto the text, and thus makes meaning out of it. तो जैसे अभी तक फ्रॉइड जो थे वो एक इंडिविजुअल माइंड की बात कर रहे थे, और अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, स्पेशली सीजी यूंग नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब वो कह रहे हैं कि सिर्फ अकेले का दिमाग नहीं है. स्टैनली फिश भी यही कह रहे हैं. इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उस कल्चर से भी हम लेते हैं, सोशल कल्चर से सब लेते हैं टू मेक मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. What the reader thinks, same again वही the actor, the actress of that चिरैया, उसका जो कल्चरल, उसका जो सोशल एनवायरनमेंट रहा है वो ऐसा रहा है जो लेस्बियंस को, गेज को ऐसे करके देखता है. तो वो उसके लिए वही मीनिंग जनरेट हो रहा है दिमाग में. या फिर once a woman is married, she has to sacrifice everything, her body, her choices, her thoughts to the man. वो उसी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, तो उसको वही पता है. Then she's trying to understand that is no important, or does it have any value even after marriage? What is marital rape? She's trying to understand all of these things. So अभी वो बाहर निकल रही है और उसको अपना environment change कर रही है. So what the reader thinks or believes as he or she approaches the text is determined by the community or social context. As Fish puts it, the reader's reading practices or strategies are interpretive. Communities की इन्होंने बात की है. So communication भी, according to Fish, communication itself happens because a way of thinking, a form of life shares and implicates us in a world of already in place objects, purposes, goals, procedures, values, and so on. And it is to the features of that world that any words we utter will be heard as necessarily referring. तो ये है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म. ओके, यहीं पे रुकेंगे. तो हॉलैंड, आइजर, स्टैनली फिश, हमने 3 नाम किए, तीनों को अच्छे से आपने पढ़ना है. नेक्स्ट में हम यूंग और आर्केटाइप्स पे चलेंगे. ऑलराइट, सी यू टुमारो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट रोमांटिक वो भेज रही हूँ, ठीक है, पोएट. थैंक यू, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे.